अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आइए सुनते हैं एक रहस्यमयी कहानी, आखिरी फरार। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू बहुत सी संगीन वारदातों में इन्वॉल्व थे और बहुत अरसे से पुलिस को उनकी तलाश थी। पुलिस की टीम फरार डाकू को तलाश कर रही है। लोगों को हिदायत की जा रही है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। शक है कि डाकू के पास खतरनाक असलहा मौजूद है। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। वो इलाका अच्छा खासा ऊंचाई पर था, इसलिए मौसम से पहले ही ठंड पड़ने लगी थी। पेड़ों के बीच बनी हुई वो सड़क न जाने कहां से चलती आई थी और कहां तक जाती थी। आसपास इतने पेड़ थे कि जंगल का गुमान होता था। सड़क पर से बहुत गाड़ियां गुजरा करती थीं, कारें, जीप, बसें और ट्रक। सुनसान जगह की वजह से अक्सर लोग यहां ठहरना पसंद नहीं करते थे। इलाका वीरान तो जरूर था, लेकिन मुसाफिरों के खाने पीने के लिए एक शानदार ऑप्शन बहरहाल मौजूद था। ढलान के एक तरफ पेड़ों का झुंड कुछ कम था, वहीं इलाके के हिसाब से एक टूटी फूटी वीरान इमारत मौजूद थी, जिसके बाहर लगा पीला बल्ब शाम से ही रोशन हो जाता था। बल्ब के नीचे सफ़ेद दीवार पर बड़ा बड़ा सुर्ख पेंट किया गया था, मीना आंटी की सराय। खाने और रहने का बढ़िया इंतज़ाम मौजूद है। इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाले धुएं को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि खाना बन तो ज़रूर रहा है। मुसाफिर कम कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी का खाना सबको पसंद आता था। आंटी बेहतरीन खाना बनाती थी, मगर लोग कहते थे खाने में एक अजीब सी बू होती है, ना जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इश्यू से कोई मतलब नहीं था। इमारत की हालत अंदर से भी कम मनहूस नहीं थी। टूटा फूटा फर्नीचर, उखड़ा हुआ फर्श और रंग से खाली गंदी दीवारें। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा लाउंज था, जिसमें कुछ कुर्सियां और 2-3 टेबल्स रखी हुई थीं। एक बरसों पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी अपनी पुरानी 4 टांगों पर खड़ा था। हैरानी की बात तो ये थी कि पिक्चर और आवाज़ की क्वालिटी शानदार थी, जो इस बात का पक्का सबूत दे रही थी कि पुरानी चीज़ें मजबूत होती हैं। एक बड़ी सी काली बिल्ली टीवी के आगे बैठी इतनी दिलचस्पी से खबरें सुन रही थी जैसे उसे एक एक वर्ड समझ आ रहा हो। एक और काफ़ी पुराने मॉडल की चीज़ किचन में खाना पकाने में बिजी थी। एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर धरा था, जिसमें भरे पानी में न जाने क्या उबल रहा था। पानी से निकलता धुआं हर तरफ फैला हुआ था। जिसके पास खड़ी वो औरत फेरी टेल्स का कोई डरावना कैरेक्टर मालूम हो रही थी। बिखरे उलझे बालों की वजह से उसका दीवार पर बना साया किसी चुड़ैल का लग रहा था। लंबी तोते जैसी नाक दूर तक जा रही थी। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ बुलेटिन दोहराया जा रहा था। फरार डाकू का हुलिया ये है, उम्र 27-28 साल, रंग सांवला, शेव बढ़ी हुई है, काले रंग की शर्ट और जीन्स पहने हुए है। डाकू के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख इनाम दिया जाएगा। औरत ने खाने को फाइनल टच देकर चूल्हा बंद कर दिया। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी, जिससे सड़क और उस पर गुजरने वाली गाड़ियां साफ नजर आती थीं। औरत ने बाहर झांका, उसके अंदाज में मायूसी थी। लगता है आज भी कोई मुसाफिर नहीं आएगा। अगर कल तक कोई नहीं आया तो फिर गोश्त का क्या होगा? पिछले कई दिनों से गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आंटी का पुराने मॉडल का फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। वैसे ऐसा तो अक्सर ही होता था, या तो इतने लोग एक साथ आ जाते थे कि खाना और जगह कम पड़ जाती थी, और कभी कई कई दिन कोई झांकता भी नहीं था। आंटी ज़्यादा लोगों के आने से कभी परेशान नहीं होती थी। उसे खाना पकाने का जुनून था
और जब कोई अकेला तन्हा मुसाफिर सराय में रुकने आ जाता तो बस समझो आंटी मीना की लॉटरी निकल आती थी। कई दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता था, आंटी के भी और बाकी मुसाफिरों के भी। सराय के अंदर और बाहर के माहौल के बिल्कुल उलट यहाँ का खाना सबको बहुत पसंद आता था। आंटी मीना बेहतरीन खाना बनाती थी और कीमत भी बहुत कम, बिल्कुल मामूली। बस लोगों को सिर्फ एक शिकायत होती थी, वही खाने में एक अजीब सी महक, मगर उसका जायका लाजवाब होता था। कहीं किसी भी होटल में मीना आंटी के हाथ जैसा खाना मिलना बिल्कुल नामुमकिन था, ना जाने क्यों। पुरानी घड़ी ने 12 बजाए। इस सन्नाटे में तेज घंटी की 12 मर्तबा बजती हुई मनहूस आवाज ने बड़ा डरावना माहौल पैदा कर दिया। आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है कि आज कोई ठहरने आए, उसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर ना जाने क्या सोचने लगी। अचानक उसके दीवार पर बने डरावने साये के साथ साथ एक और साया दिखाई देने लगा। अपनी 2 रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से हुर्राकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अपनी सोचों में डूबी आंटी चौंक गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। सामने खड़ा अजनबी जाने क्यों घबराया हुआ लग रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीना आंटी के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जगह भी है और मेरे हाथों का पका लाजवाब खाना भी। आज तो सारे कमरे खाली हैं, तुम कोई भी पसंद कर सकते हो। आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरे हुए अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था, जो अपनी अगली टांगों पर खड़ी इस तरह उसे घूर रही थी जैसे अभी हमला कर देगी। अरे, आंटी अजनबी को तसल्ली देने वाले अंदाज में हंसी। ये लैला है, मेरी पालतू बिल्ली। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अभी थोड़ी देर में तुमसे मानूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मानूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उसका अंदाज बहुत ही एग्रेसिव लग रहा था। वो अजनबी को घूरे जा रही थी और लगातार गुर्रा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली, अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। इसकी आंखें, हाँ, एक हरी है और एक ब्राउन, कितनी अलग बात है ना। आंटी ने दांत चाहे। अजनबी ने सराय का जायजा लेते हुए सर हिलाया। तुम ऐसा करो मिस्टर अरमान। मेरा नाम अरमान है। काफी अलग नाम है। आंटी ने लफ्ज अरमान दोहराया। तुम्हारी बिल्ली की आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद उसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? उसने रूखे अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ओके मिस्टर अरमान, तुम इन 3 कमरों में से कोई भी पसंद कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। अरमान उसके बताए रास्ते पर चला गया। उसके ओझल होते ही आंटी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। उफ, आज कितने दिन के इंतजार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है। शुक्र है, कई दिन के गोश्त का बंदोबस्त हो जाएगा। आंटी ने लैला की तरफ देखा। लैला इस तरह गुर्राई जैसे पूरी बात समझ गई हो। खाने की मेज पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा अरेंजमेंट करने की कोशिश की थी। मेज के सेंटर में रखे हुए शमादान में मोमबत्तियां जल रही थीं। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। अरमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़े अजीब से एक्सप्रेशन थे। आंटी मीना ने उसकी बढ़ी हुई शेव को गौर से देखा। मुझे अंदाजा था कि तुम सबसे आखिर वाला कमरा ही पसंद करोगे। तुम्हारे जैसे लोग छिपते ही फिरते हैं। अरमान ने
उसकी तंजिया बात पर कोई सवाल नहीं किया। कब तक छुप सकोगे? आंटी की मुस्कुराहट बड़ी मक्कार लग रही थी। कम से कम इस काली शर्ट को ही बदल लो। ये तुम्हारा मसला नहीं है, अरमान ने लापरवाही से कहा। मेरा मसला बन भी सकता है, आखिर तुम मेरी सराय में ठहरे हुए हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम जीन्स पहनकर किस तरह सो सकोगे? आंटी जिद पर अड़ी थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। जो जिंदगी को खेल समझ लेते हैं, जिंदगी उनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है, मगर जीतने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ, और अब तो अरमान खाली जगह में ना जाने क्या घूर रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं। अरमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है मिस्टर अरमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आंटी ने अरमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं। अरमान ने प्लेट आगे धकेल दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खा कर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा, आंटी ने जोर देते हुए कहा। यकीनन ऐसा ही होगा, अरमान ने उसे घूरा, मगर मैं एक नवाला भी नहीं ले सकता। मगर कोई वजह? क्योंकि मैं आदमखोर नहीं हूं। आंटी के हाथ से चमचा गिर गया। क्या बकवास! वो हकलाई, मगर अरमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर उसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? अरमान ने तंज से कहा। मैं तुमको एक नजर देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। क्या कहा? चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत अकेले मुसाफिर को कत्ल करने की, उसके गोश्त का खाना बनाकर तुम बेचारे लोगों को खिलाती हो, और हड्डियां और सर आधी रात को जंगल में दबा देती हो। उफ, इतना बड़ा जुर्म! तुम चुड़ैल नहीं हो तो और क्या हो? तुमको ये सब कुछ कैसे पता चल गया, और इतनी जल्दी? आंटी अरमान की जानकारी पर इतनी हैरान हो गई कि अपने आप को डिफेंड करना भी भूल गई। मुझे सब मालूम है, कहो तो तुम्हारे कत्ल किए हुए लोगों की तादाद भी बता दूं? अरमान ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। आंटी थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो बात करने के काबिल भी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। अरमान की आंखों में ना जाने क्या था कि कुछ ही लम्हों बाद आंटी ने अपनी हार मान करके आंखें झुका ली। मगर मिस्टर अरमान, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? आंटी ने अपना पत्ता खेला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमको पहचान नहीं सकी। तुम भी तो मेरी ही राह के मुसाफिर हो। तुम वही डाकू हो ना, पुलिस जिसके पीछे है, जिसके बारे में बार बार टीवी पर ऐलान किया जा रहा है? बोलो, जवाब दो। अरमान बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं वही डाकू हूँ जिसकी खबर टीवी पर चल रही थी। कुछ लम्हों बाद उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं कुछ रोज तुम्हारे सराय में ठहरूंगा और तुम कोई चाल नहीं चलोगी, और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। अरमान उसको वार्न करके अपने कमरे में बंद हो गया। आंटी बंद दरवाजे को घूरती रह गई। कमबख्त, मनहूस, डाकू कहीं का। गुस्से से मीना का बुरा हाल था। एक तो शिकार हाथ से निकल जाने का दुख था, दूसरे राज खुल जाने का सख्त डर सता रहा था। अगर इसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो सीधे सीधे फांसी हो जाएगी। मुझे तो उन लोगों की गिनती भी याद नहीं है जिनको मैंने सचमुच में भून डाला था। वो कमरे के चक्कर काटती सचमुच में भूतनी लग रही थी। मगर इस मरदूत को पता कैसे चल गया?
मैं तो सारे सबूत मिटा देती हूँ। उसको हैरत हो रही थी। शायद कोई एक आध हड्डी टेरेस पर पड़ी रह गई होगी। आंटी ने कड़ी मिलाई। जाहिर है इतना बड़ा डाकू है, जमाने भर का चालाक, खाक, समझ गया होगा किसी बात से। मगर अब क्या करूं? एक बात तो तय है, अब इसका जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ भी, जल्द से जल्द। आंटी मीना की चालाक डरावनी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। आज पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद फरार डाकू का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस डाकू की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। दोबारा ऐलान किया जा रहा है, डाकू बहुत खतरनाक है, अपने घरों की हिफाजत करें। डाकू के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। टीवी पर फिर न्यूज़ दोहराई जा रही थी। लैला टीवी के आगे विराजमान थी। अरमान कमरे से निकला। लैला ने उसे पलट कर देखा और बुरी तरह गुर्राने लगी। देखा मेरी लैला कितनी चालाक है। आंटी मुस्कुराने लगी। उसने भी तुम्हें पहचान लिया है। क्यों न होगी चालाक, आखिर बिल्ली किसकी है? अरमान ने रुखाई से कहा। नाश्ते में क्या लोगे? आंटी ने टॉपिक चेंज किया। कुछ नहीं। अरमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मेरी सराय में मौजूद हो मिस्टर अरमान। मेरी रोजी रोटी है ये। रोजी रोटी? तुम इसे रोजी रोटी कमाना कहती हो? और तुम खुद क्या हो? मीना आंटी गुस्से से पागल हो गई। तुम कैसे पैसे कमाते हो? तुम्हारा काम कितना पाक साफ है। मैं जान हथेली पर रख कर काम करता हूं। पैसा कितना भी प्यारा हो, जान से प्यारा तो नहीं हो सकता। एक लम्हे की चूक का मतलब होता है कि गोली सचमुच में दिल में सुराख कर देगी। अरमान जाने कहां खो गया था। तो इससे तुम्हारा काम जायज हो जाता है। किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है मिस्टर अरमान। इस तरह तो मैं भी बरसों से कड़ी मेहनत करती आई हूं। सख्त गर्मी में चूल्हे की जहन्नम जैसी आग के आगे खड़े रह रहकर मैंने अपना हसीन चेहरा झुलसा लिया है। हसीन चेहरा? अरमान ने चौंक कर आंटी को देखा। तुम अपनी बात कर रही हो? आंटी मीना उसका तंज समझकर गुस्से से आग बगोला हो गई। तो क्या लैला की बात कर रही हूं? खैर, मेरे लिए हुस्न का लेवल कुछ और है। अरमान ने लापरवाही से बात पलट दी और दोबारा कमरे में बंद हो गया। आंटी ने चमचा जमीन पर दे मारा। अब बात आंटी की जात पर आ चुकी थी। अरमान ने उसका खुला मजाक उड़ाया था। अब उसको मजा चखाना जरूरी हो गया था, मगर कैसे? सूरज की नारंगी किरणें मध्यम होने लगी थीं। धूप ढल चुकी थी। खिड़की से बाहर बड़ा खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। अरमान खिड़की से टेक लगाकर खड़ा तो जरूर हुआ था, मगर उसको बाहर वाले मंजर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो न जाने कहाँ खोया हुआ था, न जाने क्या क्या याद किए जा रहा था। उसका बचपन, यूनिफॉर्म पहने वो खुशी खुशी स्कूल जा रहा है। फिर एक और मंजर, अपने दोस्त का कलर बॉक्स खामोशी से अपने बैग में छिपा कर रख रहा है। फिर 16-17 साल की उम्र में किसी के दरवाजे पर खड़ी साइकिल चुरा कर घर ले आना, और ऐसे कई वाकयात। अब्बू के डांटने और सज़ा देने पर शर्मिंदा होने या माफ़ी मांगने के बजाय एक रात खामोशी से घर से भाग जाना। वो तो परसों का भागा हुआ था। जमीन पर रखा बड़ा सा चूल्हा दहक रहा था। एक बहुत बड़ा, कोई बाथटब के साइज का बर्तन चूल्हे पर रखा हुआ था, जिसमें लबालब पानी भरा हुआ था। पानी बुरी तरह उबल रहा था। आंटी मीना ने हाथ में पकड़ी बोतल पानी में उलट दी। पानी में जोरदार छनाका हुआ। आंटी ने इत्मीनान भरी सांस ली। आज आंटी मीना बड़ी कट में नजर आ रही थी। एक लंबा सुनहरी गाउन पहने, जिस पर बड़े बड़े काले चिंटे बने हुए थे। अपनी कुदरती उलझे बालों का बड़ा सा जूड़ा बना रखा था, जो ऐसे लग रहा था जैसे सर पर कोई बर्तन उल्टा रख लिया हो। गहरी लाल लिपस्टिक और काजल लगाकर आज उसका
अरमान पर अपने हुस्न की धाक बिठाने का पक्का इरादा था। लैला भी बड़ी चौकन्नी नजर आ रही थी। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो ये कॉफ़ी पी ले। वैसे कमबख्त है बड़ा चालाक। अगर उसने कॉफ़ी पीने से इनकार कर दिया तो फिर हम दूसरे प्लान पर अमल करेंगे। आंटी ने लैला को प्रोग्राम समझाया। लैला ने हल्के से गुर्रा कर शायद हाँ में जवाब दिया था। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद अरमान कमरे से बरामद हुआ। आज वो पहले से ज़्यादा थका हुआ और निढाल लग रहा था। वो कुर्सी पर जैसे गिर सा गया। ओह, गुड मॉर्निंग मिस्टर अरमान, आंटी ने खुशदिली का मुजाहरा करते हुए कहा। कोई चाय कॉफ़ी? मुस्कुराने से उसके दांतों पर लगी हुई लाल लिपस्टिक छलक मारने लगी। अरमान ने उस पर एक नज़र डाली। क्या कत्ल करने का इरादा है? आंटी मीना पूरी तरह चौंक गई। क्या मतलब? तुम एक ही बात क्यों करते हो? मैं तो आपके जलवों की तारीफ कर रहा था, आप क्या समझ बैठी? ओह शरीर, आंटी शर्माते हुए बड़ी डरावनी लग रही थी। मैं तो खाने का पूछ रही थी। तुम बिल्कुल भूखे किस तरह रह सकते हो? मुझे भूख है ही नहीं, अरमान ने सफाई से इनकार कर दिया। तो फिर एक कप कॉफ़ी ही पी लो मेरी खातिर, उसमें तो कोई गोश्त नहीं है। आंटी ने उसके आगे कप रख दिया। अरमान ने खोए खोए अंदाज में कप उठा लिया। पी ले कमबख्त, अपनी जिंदगी का आखिरी कप पी ले, आंटी दिल ही दिल में बार बार दोहरा रही थी, जैसे कोई खतरनाक अमल पड़ रही हो। महसूस तो कर इस लुत्फ को जो आखिरी घूंट में होता है। जरा चख तो सही ये आखिरी मज़ा, आखिरी जायका। अरमान ने कप से नज़र हटाकर आंटी को देखा और मुस्कुराने लगा, एक फीकी मुस्कुराहट। तुमने क्या सोचकर अपनी सराय का नाम मीना आंटी की पुरसुकून सराय रखा था? क्या इसलिए कि तुम मुसाफिरों को मौत की नींद सुला देती हो? मैं समझी नहीं, आंटी कड़बड़ा सी गई। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? अरमान बात पलटकर कप को घूरने लगा। कैसी बात कर रहे हो? भला तुमको मारकर मुझे क्या हासिल होगा? मैंने मारने का तो नाम भी नहीं लिया। अरमान लगातार आंटी को घूर रहा था। तुम मुझ पर शक तो कर रहे हो ना? आंटी मीना नर्वस हो रही थी। तो तुम मेरा शक दूर कर दो, अरमान ने धीरे से कहा। कैसे? एक घूंट पी लो इस कप में से। अरमान ने कप आंटी के आगे रख दिया। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आंटी ने बुरा मानने की एक्टिंग की। मैं माफ़ी मांग लूँगा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूँगा, मगर सिर्फ एक घूंट। अरमान ने कप आंटी के लिपस्टिक के भरे हुए मुंह में लगा दिया। आंटी ने झटके से कप गिरा दिया, उसके टुकड़े बिखर गए। तो मेरा शक गलत नहीं था, वो बड़बड़ाया। अचानक घर की सारी लाइट्स जल गईं। कई घंटों से गई हुई बिजली वापस आ गई थी। टीवी भी दोबारा ऑन हो गया। न जाने कौन सी पुरानी फिल्म आ रही थी। एक बहुत ही रहस्यमयी धुन तेज आवाज में चलने लगी। अरमान आहिस्ता आहिस्ता आंटी की तरफ बढ़ने लगा। आंटी उल्टे कदमों चलने लगी। लैला इंतहाई एक्टिव नजर आ रही थी। उसकी 2 रंगी आंखें चमक रही थीं। आंटी बहुत मक्कारी से सांप जैसी चाल चलते हुए खौलते पानी के बर्तन तक आ गई थी। गर्म पानी तेजाब की मिलावट के बाद इतना खतरनाक हो गया था कि उसमें गिरने वाला दूसरी सांस भी न ले पाता। बस जरा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत और बस खेल खत्म हो जाता। मगर आज कौन जीतने वाला था? आंटी मीना इस तरह खड़ी थी कि उसके बिल्कुल पीछे खौलता हुआ पानी था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अरमान के पीछे लैला पंजे उठाए इशारे के इंतजार में थी। आंटी को अरमान के बिल्कुल पास आने के बाद अचानक हट जाना था। लैला को अरमान पर हमला करना था और दोनों को मिलकर अरमान को खौलते पानी में गिरा देना था। और बस टीवी पर बजती
भयानक रहस्यमयी धुन और तेज हो गई थी। उसकी आवाज कान फाड़ने लगी थी और फिर अचानक धुन अचानक बंद हो गई। टीवी पर खबरों का टाइम हो गया था। ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। 2 रोज पहले पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया था, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया था। हम आपको बताते चलें कि पुलिस फरार डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। डाकू 2 दिन से जंगल में छुपा था। आज पुलिस ने घेराव करके उसको कब्जे में ले लिया है। डाकू के पास से असलहा भी बरामद हुआ है। आंटी सकते की हालत में खबर सुन रही थी। उसने अरमान पर नजर डाली तो वो भी टीवी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। तुमने तो कहा था कि तुम वही डाकू हो, आंटी ने हकलाते हुए कहा। मैंने सच कहा था, मैं डाकू ही हूं। अरमान के होठों पर फीकी मुस्कुराहट थी। मैं डाकू हूं, मगर वो नहीं जो फरार हुआ था, बल्कि वो जो मुकाबले में मारा गया था। अरमान का चेहरा बल्ब की रोशनी में जर्द लग रहा था। उसकी आंखें बेहद वीरान थीं। आंटी गुमसुम शॉक्ड खड़ी रह गई। लैला, जो काफी देर से आंटी के इशारे के इंतजार में थी, उसने अरमान पर छलांग लगा दी। मगर ये क्या? बिल्ली आराम से अरमान के आर पार चली गई, जिस तरह कोई खाली जगह से गुजर जाए। अरमान इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा रहा। लैला आंटी मीना को अपनी लपेट में लेते हुए खौलते पानी में जा गिरी। एक जोरदार छनाका हुआ। आंटी मीना की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। खौलते पानी से पूरी तरह धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे बुत की तरह खड़े हुए अरमान का वजूद भी धुआं बनने लगा और हवा में घुलने लगा। पूरी सराय जैसे धुएं में डूब गई। टीवी पर न्यूज़ बुलेटिन चल रहा था। गिरफ्तार होने वाले डाकू ने शुरुआती पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला डाकू उसका पुराना साथी था और उन दोनों ने मिलकर कई संगीन वारदातें की थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।